हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री में एनोड किरणों की खोज। इसके पहले हमने कैथोड किरणों की खोज के बारे में एक वीडियो बनाया था जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनोड किरणों की खोज। तो सबसे पहले कैथोड किरणों की खोज की गई, जिसे निगेटिव से प्रदर्शित किया गया, मतलब कैथोड किरणों को ऋणायन माना गया, यानी जो किरणें हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसके बाद ये चीज आकलन किया गया कि कोई भी परमाणु होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन का मतलब ये हुआ कि जितना उसमें धनायन है उतना ऋणायन है, यानी कोई किरणें प्यारे भाइयों ऋणात्मक रूप से निकल रही हैं तो डेफिनेट है कि कुछ ऐसा भी होगा जो कि क्या होगा, धनात्मक के रूप में होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु उदासीन तभी होता है जब उसमें ऋण और धन दोनों होंगे। जिस प्रकार से जीवन में सुख और दुख दोनों भाई होते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई परमाणु उदासीन प्रकृति का है तो उस पर ऋणात्मक आयन के साथ साथ धनात्मक आयन भी होंगे। इस चीज की पुष्टि के लिए सन 1986 में गोल्डस्टीन ने पुनः एक प्रयोग किया। इसके पहले जब कैथोड किरणों की खोज हुई थी तो प्लकर एवं क्रुक्स ने विसर्जन नली में दाब कम करके 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया था। तब उन्होंने पाया था कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो कैथोड, यहाँ पे आपका कैथोड किरण है, इधर जा रहा है, ये कैथोड है। कैथोड छिद्र भी इसे कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे छिद्र हैं, छिद्र कैथोड का प्रयुक्त किया गया। ये एनोड है। तो कुछ किरणें कहाँ से चल रही थी, प्लकर एवं क्रुक्स ने बताया था, कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रही हैं जो ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। लेकिन बाद में इसी प्रयोग को दोहराते हुए गोल्डस्टीन ने बताया कि पुनः कि कैथोड किरणें तो निकल ही रही हैं, साथ में कुछ ऐसी भी किरणें निकल रही हैं जो एनोड से निकल कर की ओर कहाँ जा रही हैं, कैथोड की ओर जा रही हैं और कैथोड छिद्र को पार कर रही हैं, जिसे कैथोड किरणें कहा गया, सॉरी एनोड किरणें कहा गया। मतलब प्लकर एवं क्रुक्स ने बताया था कि कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं जो किरणें, वो ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, जिसे कैथोड किरणें कहा गया। लेकिन बाद में गोल्डस्टीन ने सन 1986 में अपने प्रयोग में बताया कि उसके साथ साथ कुछ किरणें ऐसे भी हैं जो एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जा रही हैं, जो कि कैथोड छिद्र को पार कर जाते हैं, जिसे एनोड किरणें कहा गया, जो कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। ये चीज बताया गया। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है प्यारे भाइयों कि परमाणु की जो विद्युतीय प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, यानी विसर्ग नली में गैसों के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से यह ज्ञात हो जाता है। जैसे कि यहाँ ऋणावेशित यदि कण है छोटे छोटे, जिसके कारण ये तरंग या किरणें चल रही हैं, तो ऋणावेशित कण होने से ये आभास होता है कि कहीं ना कहीं इसमें धनावेशित भी कण होंगे, जिसके कारण 1986 में गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नली ली और इसमें छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयुक्त किया, छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयुक्त किया और निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया और पुनः दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से उच्च वोल्ट का विभवांतर लगाया, यानी 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया। तब देखा कि कुछ किरणें एनोड से निकल करके कैथोड की ओर चल रही हैं और कैथोड छिद्रों को पार कर जाती हैं, जिस कारण से इसे एनोड किरणें कहा गया, जो कि धनात्मक किरणें या धनात्मक कणों से मिलकर बने होते हैं। चूंकि ये कैथोड जो छिद्र है उनको पार कर जाते हैं, इस कारण से इन्हें कैनाल किरणें भी कहा गया। मतलब छोटे छोटे नाल हैं वहां से निकल जा रहे हैं, इस कारण से इसे कैनाल किरणें कहा गया। ठीक है, तो इसको लिखने की तरीका प्यारे भाइयों आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा लिख दिया हूँ ताकि आप लोग दिक्कत ना हो सके आप लोगों को और आसानी से लिख सको। कि परमाणु की विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है। विसर्ग नली में गैसों के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से यह आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कुछ धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। इस बात को सर्वप्रथम सन 1986 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नलिका के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके साबित किया कि निम्न दाब पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया तो नए प्रकार की प्रकाशित किरणें मिली जो कैथोड के छिद्रों में से होकर कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। इन किरणों को जो कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, धनात्मक किरणें एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, या कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप लोग लिख लें, बराबर नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर है कि क्या बताया गया प्यारे भाइयों। ये विसर्ग नली है या विसर्जन नली, कांच की एक विसर्जन नली है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक छिद्रयुक्त कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो पहले तो पुष्टि हुआ, किसने बताया, प्लकर एवं क्रुक्स ने, कि भैया यहाँ कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं कुछ किरणें, जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया, जो ऋणात्मक प्रकृति की हैं, यानी ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद
इसी चीज़ को पुष्टि करते हुए है ना गोल्डस्टीन ने कहा कि भैया ऋण आवेशित है तो इतने में काम नहीं चलने वाला। कोई भी परमाणु होगा, कोई भी आपका पदार्थ होगा, उसकी जो विद्युतीय प्रकृति उदासीन कब होगी? जब ऋण आवेशित कण के साथ साथ उसमें धनावेशित कण भी होंगे। तो इस चीज़ की पुष्टि के लिए पुनः उन्होंने विसर्जन नली ली और छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया और देखा कि जब इसमें उच्च वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, 10,000 वोल्ट लगाया जाता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, तो कुछ ऐसे भी किरणें होती हैं जो एनोड से निकलती हैं और कैथोड की ओर चल रही होती हैं, जो कि कैथोड छिद्रों को पार कर जाती हैं, जिसे क्या कहा गया? एनोड किरणें कहा गया। इसे ही कैनाल किरणें कहते हैं, साथ में धनात्मक किरणें भी कहते हैं। ये सीधी मार्ग में चलती है, मतलब अत्यंत तेजी गति से चलती हैं। साथ में प्यारे भाइयों जैसे गैस से होकर यदि गुजरेगी तो गैसों को आयनित भी कर देते हैं। ठीक है, तो इनके गुण भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि एनोड किरणों के गुण लिखिए। तो गुण फटाफट आप देखेंगे कि ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, क्योंकि इनके पथ में यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो परछाई प्राप्त होती है। तो ये कैसी गमन करती हैं? तो सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर एक किरण विक्षेपित हो जाती है। क्यों? जैसे प्यारे भाइयों धनावेशित है, ऋणावेश के पास में आएगा तो वो झुकेगा ऋणावेश की ओर, या कि धनावेश के पास में आएगा तो दूर जाएगा। तो इस कारण से विक्षेपित होते हैं। विद्युत क्षेत्र है यदि तो उस पर धन होगा और ऋण होगा, दो क्षेत्र होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। जब धनात्मक सिरे के पास आएगा तो दूर भागने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि एनोड किरणें जो होती हैं प्यारे भाइयों धनावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इस कारण से जो एनोड किरणें हैं वो धनावेशित सिरे से दूर जाएंगी, इसी कारण से तो विक्षेपित होती हैं। यदि ऋणावेशित प्लेट के पास यदि हम ले जाएं एनोड किरणों को तो वो आकर्षित होकर के ऋणावेशित प्लेट की ओर झुकेंगे। कारण? क्योंकि विपरीत आवेश पर आकर्षण होता है। आगे देखें, इन किरणों के द्वारा भी गैसों के अणु आयनित हो जाते हैं या गैसों के अणु आयनीकृत हो जाते हैं, मतलब आयनित हो जाते हैं। सुस्त पड़े हुए हैं वो एक्टिव हो जाए, वही है आयनीकरण। जैसे मान लीजिए आप बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन अभी कोई आकर के आपको कह दे कि बेटा पढ़ाई करो, तब आप एक्टिव हो जाओगे और मेहनत करोगे। समझ रहे हैं ना प्यारे भाई? तो गैसों को क्या कर देते हैं? आयनीकृत कर देते हैं। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, मतलब है ना प्रतिबिंब थोड़ा बहुत क्या करते हैं? प्रतिदीप्त उत्पन्न कर देते हैं। ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती हैं। इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से थोड़ा सा कम होता है। ये किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश कमान है ना विसर्ग नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जिन कणों से मिलकर बना होता है वो धनावेशित प्रकृति का होता है या धनावेश प्रकृति का होता है। कुल मिलाकर एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, साथ में ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। किसको? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। तो एनोड किरणों के गुण लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। और इसके पहले 11th के जो भी टॉपिक हैं वो आपको वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करिए और अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।